गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट 3 का लेक्चर 3 है, जिसमें मैं आपको यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक बताऊंगी, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बहुत ही स्पेसिफिक है दैट कम्युनिकेशन एक वो पर्टिकुलर प्रोसेस है, मीन्स इट्स अ टू वे प्रोसेस, जिसमें कि मेनली क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ओपिनियंस, आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, व्यूज एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग टू और मोर पीपल। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन या व्यूज को एक्सचेंज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। टेलिंग, यहाँ पे आपने देख लिया, आइडियाज को एक्सचेंज करा जा रहा है, सामने वाला उसे सुन रहा है, बट द मेन पर्टिकुलर पर्पज इज टू अंडरस्टैंड। जब तक कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका फीडबैक नहीं दे पाओगे। Communication skill means conveying the message to others and understanding the message from others. This is most important that एक skill, that means communication skill क्या कहती है कि अगर आप सामने वाले को अपना मैसेज ढंग से कन्वे कर पा रहे हो, मीन्स इट्स एन आर्ट कि आप सामने वाले को बता पा रहे हो कि आप क्या कहना चाहते हो और सामने वाला भी उसे समझ पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल। सो नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक्ट एज अ ब्रिज of passing information between the management and the employees. Next, the main topic is barriers to effective communication. यहाँ पे पहले सबको ये जानना जरूरी है, what do you mean by barriers? Barriers are the obstacles or the hindrances, means वो रुकावटें जो किसी भी communication process को अच्छे से fulfill करने के लिए आती हैं या जो अच्छे से communication को fulfill होने नहीं देती हैं। मीन्स क्या क्या चीज़ें रोकती हैं। फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स देखो क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड विद वर्ड, साइंस एंड फिगर्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। मीन्स समटाइम्स हम लोग जो मतलब जैसे हम लोग को कम्युनिकेट करना है तो हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, फिगर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें या अपना एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, तो वो भी कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। कैसे बनता है? समटाइम्स दे कैन नॉट कन्वे द सेम मैसेज विच दे वॉन्ट टू। कभी कभी होता है जैसे कि हमने कभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया लिखने में या कुछ कर दिया, तो कभी सामने क्या होता है, सामने वाला नहीं समझ पाता है। तो उसमें देखो क्या क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जो भी मैसेज है उसको ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया गया है, जो भी उनका इंटेंशन है उसे नहीं बताया गया है। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी कभी बहुत सिम्बल्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो सामने वाला उसे उसी पर्टिकुलर वे में समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है कि जो चीज़ एग्जैक्टली ट्रांसलेट करनी है वो उसे उसी फॉर्म में ट्रांसलेट करे। गड़बड़ी कर दी, सामने वाला नहीं समझ पाया, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक तरीके से ऐसा इफेक्ट हो जाता है जो कि ढंग से फुलफिल नहीं हो पा रहा। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कभी कभी ये भी होता है अपनी मर्जी से हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा होगा मैसेज में और ढंग से बताया भी नहीं गया कि ये काम होना चाहिए था या इस तरीके से होना चाहिए था। दोनों पार्टीज ने सोचा अरे वो समझ लेंगे, सामने वाली पार्टी ने सोचा कि अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सब ठीक है, वही सब बातें हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे कम्युनिकेशन को हिंडर करती हैं, रोकती हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल जैर्गन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, जार्गन का मतलब कि कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो पर्सन भेज रहा है वो अपने अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को एनकोड कर देता है, सामने वाला उसे डिकोड कर पा रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम बन जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं भाई, टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ें भेजी जा रही हैं, सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है, तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत कॉमन है, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज के बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी कि जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज या उस पर्टिकुलर साइन के थ्रू जो चीज़ कहना चाह रहा है पर्सन वो उसे समझ पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी सिमेंटिक बैरियर में आती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। The importance of communication depends on the mental condition of both the parties. A mentally disturbed party can be a hinder in a communication.
यहाँ पे बोला जा रहा है साइकोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ बोथ द पार्टीज, सेंडर एंड द रिसीवर। दोनों पार्टीज को मेंटली हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पे मेंटली का मतलब ये नहीं कि वो पागल है क्या है, यहाँ पे कुछ भी, जैसे सपोज किसी का मूड खराब है या किसी का ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज मेंटल सिचुएशन ऑफ एवरी पर्सन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कभी कभी साइकोलॉजिकली भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, लाइक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कभी कभी क्या होता है, लोग पहले से सोचने लग जाते हैं, पहले से ही, मतलब मैसेज आया नहीं कि उन्होंने पहले ही अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ देने लग गए, कमी निकालने लग गए। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहे हैं जो चीज़ बताई जा रही है। लॉस बाय पुअर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रिटेन क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ बता दी गई बट आप उसका कितना पार्ट अपने दिमाग में या अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। अगर हमें सेंडर पे विश्वास ही नहीं है तो रिसीवर सीधी सी बात है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना पाएगा, या सेंडर को रिसीवर पे विश्वास नहीं है तो वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मेनली आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का अफेक्ट करती हैं, असर डालती हैं। लाइक organizational structure affects the capability of all the employees as far as the communication is concerned। मतलब कि employees की capability को, उनकी ability को, उनकी क्षमता को affect करता है अगर organizational structure में ये particular जितनी चीज़ें हैं वो बहुत rigid है। like organization policy, rules and regulations, अगर ये दोनों चीज़ें बहुत flexible नहीं है, मीन्स एज पर द नीड, अगर हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, बहुत रिजिड है, अपने ही तरीके से काम कराना है, तो लोग अपने व्यू पॉइंट्स रखने में थोड़ा सा कतराते हैं और अपने व्यूज़ को नहीं रखते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टेटस डिफरेंस है, अगर एक टॉप लेवल का है एक लो लेवल का है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुल के कम्युनिकेशन करना नहीं पसंद करते। ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऑर्डर पास कर देते हैं और फिर इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो पलट के बहुत ज़्यादा आंसर कर पाए, या जो लोअर लेवल है वो बहुत डरता है कि मैं कैसे अपनी बात रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर। दिस बैरियर इज रिलेटेड टू द पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने अब तक बात कर ली किसी के साइकोलॉजिकल लेवल की, सिमेंटिक मतलब एक तरीके से उनके क्या साइंस, क्या जेस्चर्स होते हैं, और बात कर ली ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ बात आ रही है जो सेंडर और रिसीवर है या जो पर्सन इन्वॉल्व है उनका अपना पर्सनल बिहेवियर क्या है, पर्सनल एटीट्यूड क्या है। जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर है उनका अपना पर्सनल एटीट्यूड की वजह से क्या क्या कमियां आती हैं कम्युनिकेशन में, वो देखो क्या क्या है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी एम्प्लॉय में ज़्यादा होता है क्योंकि उसे डर रहता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं जो काम करूं वो गलत हो जाए, या एम्प्लॉयर में भी कभी कभी होता है, उसे लगता है कि पता नहीं सामने वाला काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसको काम नहीं देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ये भी दोनों में प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ को मेनली ये डर लगता है कि मुझे सैलरी नहीं मिलेगी या ढंग से मुझे मेरा काम के लिए मुझे पर्टिकुलर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। एम्प्लॉयर को ये लगता है कि इंसेंटिव्स दिए थे तो काम क्यों नहीं कर रहा, या वो आगे से कभी कभी होता है उसको ये लगता है कि मैंने जितना पैसा दिया, जितनी सैलरी प्रोवाइड करी, उसके अकॉर्डिंग तो ये काम नहीं दे रहा मुझे। तो ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हिंडर करती हैं। फियर ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कम्युनिकेशन का करने जा रहा होता है या होता है, तो ऐसा लगता है कि क्या मुझे इतनी अथॉरिटी है कि मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रिवील कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं जब हम लोग पर्सनल बैरियर्स को ध्यान में रखते हैं। Now a new topic is leadership in an organization। अब यहाँ पे जो हम लोग को थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप का मतलब क्या है। लीडरशिप इज इक्विवेलेंट टू इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंस करना यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी काम करते हैं लोग, उनको इन्फ्लुएंस करना इन अ पॉजिटिव वे। हर एक लीडर का फिलहाल तो फर्स्ट मोटिव यही होता है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको पॉजिटिव वे में मोटिवेट करे, जिससे कि वो खुशी खुशी गोल को अचीव कर पाएँ और उसमें वो पूरी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दें।
It indicates the ability of an individual to influence others. Leadership simply means to influence others so that they can contribute towards the organizational objectives. It tries to bring change in behavior and show interpersonal relationship between leader and followers. ये कोशिश करता है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए, अच्छे से चेंज आए, अच्छी तरीके से वो सोचें, कंट्रीब्यूट करें, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द लीडर एंड फॉलोवर. फॉलोवर वही हुआ जो लीडर को फॉलो कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको सुन रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीडरशिप in an organization. First point is helps in influencing the behavior of the people. यहाँ पे बोला जा रहा है लीडरशिप कैसे हेल्प करता है. जो अभी हम लोगों ने पहले जाना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है ना पॉजिटिव वे, जिससे कि वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरीके से काम करने में मन से काम करें. मतलब वो ऐसा काम करें कि वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहें. नेक्स्ट, हेल्प्स फॉलोवर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो तरीके की बात हो रही है, टू वे की बात हो रही है कि अगर पीपल अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी, लीडर ये भी देखता है कि क्या जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस. जो नए नए चेंजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का भी काम लीडर का ही है कि पर्टिकुलर पर्सन ने अपने अंदर क्या चेंज लाया कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है. हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली. अगर लीडर अच्छा है तो वो आसानी से जितने भी लड़ाई झगड़े हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेता है क्योंकि लीडर की बात सब सुनते हैं. हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. ये बहुत कॉमन टॉपिक भी है. ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक लीडर होगा तो वो आसानी से अपने सबऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा भी और उसे कंप्लीट भी करा देगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको यूनिट 4 स्टार्ट करवाऊंगी.